कैसे हो आप? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होगे और अपनी इस नई जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगे। और मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पे हम कॉरपोरेट लॉ को पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ेंगे। कंपनीज क्या होती है, कैसे कंपनीज बनाई जाती है, कंपनीज में कौन कौन से लोग होते हैं, हम सब कुछ अपने इस वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे। तो मैं सीए दीपिका बंसल, आप लोगों की एजुकेटर, आप लोगों की मेंटर और आप लोगों की साथी इस नई जर्नी में, जहाँ पे हम आपके करियर को एक लेवल अप करेंगे, ठीक है, और कंपनीज एक्ट के बारे में सब कुछ समझेंगे। आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि फर्श से अर्श तक। फर्श का मतलब यहाँ पे है बिल्कुल बेसिक, दैट इज़ रूट लेवल, और अर्श का मतलब है आसमान, ठीक है ना, जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। हम अपने करियर में जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं उसके लिए हमें जो जो रूट्स चाहिए, जो भी हमें कंपनीज एक्ट के लिए ज़रूरी होगा, जो भी बेसिक्स जो ज़रूरी होगा, अगर मैं इस वीडियो से रिलेट करूँ अपने इस कहावत को, तो जो भी हमें ज़रूरी होगा ABC बेसिक्स, वो हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसको ABCD सिखाई जाती है, ठीक है, उसके बाद जाके उसको सेंटेंसेस सिखाई जाते हैं। इन द सिमिलर वे आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को कंपनीज एक्ट के बेसिक सिखाने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में जब हम एडवांस लेवल पे जाए, सेंटेंसेस वगैरह सीखे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस नई जर्नी को और स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या होता है, ठीक है, सब कुछ बेसिक पढ़ेंगे, ABCD पढ़ेंगे आज इसकी, ठीक है ना। तो जैसे आप YouTube वीडियोस देखते होगे कि शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, तो वही मैं आपको बोलूँगी। कंपनीज एक्ट 2013, CA दीपिका बंसल, ठीक है। चलिए, तो आज हम अपने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू लॉ के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे लॉ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, कंपनी के डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास विद द इंट्रोडक्शन टू लॉ, ठीक है। मैम, सबसे पहले आपने दो वर्ड का नाम लिया था यहाँ पे, एक तो लिया था आपने कॉरपोरेट लॉ और फिर आपने बोला था कंपनीज एक्ट 2013। दोनों अलग अलग है, लॉ एक और एक्ट, ये दोनों क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा और बेसिक के ऊपर जाते हैं कि हमारे देश में कितने तरीके के लॉ होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया, कितने तरीके के लॉ होते हैं। नंबर 1, क्रिमिनल लॉ। नाम से ही पता लग रहा है मैम ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी से पक्का रिलेटेड है। कल को अगर किसी ने किसी को मार दिया तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको कितनी सजा होगी, ठीक है ना। आपने ये वर्ड सुना होगा इंडियन पीनल कोड, IPC की धारा के अंतर्गत। जब भी आप मूवी वीडियोस वगैरह देखते हो तो उसमें लिखा होता है, बोलते हैं IPC की धारा के अंतर्गत, ठीक है ना। IPC, CRPC मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, ठीक है ना, कितनी सज़ा होनी चाहिए कितनी नहीं। अगर आपने धूम्रपान किया है तो आपको कितना फाइन देना पड़ेगा, सब कुछ क्रिमिनल लॉ में लिखा है, सो ऑन। ज़रूरत नहीं है इसलिए हम फालतू का पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ेंगे। सिविल लॉ, सिविल लॉ में एक आम आदमी से रिलेटेड सारे के सारे लॉ होते हैं जो हम इस वीडियो में भी पढ़ने वाले हैं, इस सेशन में भी पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013। हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो सिविल लॉ के अंदर ही आता है। पार्टनरशिप, अभी जैसे हम कंपनी पढ़ रहे हैं वैसे ही आपने 11th-12th में पार्टनरशिप का नाम सुना होगा, पार्टनरशिप एक्ट, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितने भी हम एक्ट वगैरह है जो कि सिविल हम लोगों से रिलेटेड है वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे आपके, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हम सिविल लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने नहीं वाले, हम वैसे ही बता रही हूँ मैं आपको, दैट इज स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ क्या होता है, जो कि लेजिस्लेटिव बनाती है। लेजिस्लेटिव कौन होती है, राज्यसभा और लोकसभा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आपने ये एग्जाम्पल तो मतलब ये सुना तो होगा कि दिल्ली सरकार के ये कानून है
कि दिल्ली सरकार ने कानून बनाया और बिजली पानी फ्री कर दिया, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, और राज्यों में ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसे कानून जो कि लेजिस्लेटिव बनाती है वो सारे के सारे स्टैट्यूटरी लॉ में आते हैं, हमारी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारे पास कॉमन लॉ। कॉमन लॉ में आते हैं केस स्टडीज़। केस स्टडी मतलब कि एक केस था, वो हाई कोर्ट के ऊपर गया, हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी, लेकिन सामने वाले ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी, मतलब उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट दी और वो जजमेंट जो है वो कानून बन गया, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, अब मेरे और मेरे भाई की लड़ाई हो गई, ठीक है ना। जब मेरे और मेरे भाई की लड़ाई होगी तो पहले हम मम्मी के पास गए, मम्मी को हमने पूरा का पूरा केस समझाया, तो मम्मी ने एक जजमेंट की, भाई हाँ जो भाई कह रहा है वो बिल्कुल सही है। अब मेरे को आ गया गुस्सा, यार गलती तो भाई की, फिर भी मम्मी ने भाई का ही साथ दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं गई सुप्रीम कोर्ट के पास, पापा के पास, मैंने कहा पापा ये केस है, भाई ने भी अपना केस रखा। पापा ने फिर जो है वो अपना एक जजमेंट दी, और जजमेंट दे के कहा कि दीपिका आगे से कुछ भी मांगे तो उसको देना है, ये जजमेंट पास कर दी। अब दीपिका होगी खुश, क्यों? क्योंकि पापा ने जो बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, जुडिशरी ने जो बोला, मैं अपना केस लेके गई जुडिशरी के पास, पापा के पास, हाई अथॉरिटी के पास, पापा ने जजमेंट दायर कर दी, पापा ने जो जजमेंट दी वो कानून बन गया। अब मैं जिससे मर्जी जो मर्जी मांगूँ मेरे को सब मिलता है, क्यों? क्योंकि वो केस स्टडीज़ थी, वो कॉमन लॉ था, और वो हमारी जुडिशरी ने दिया, और वो अब एक कानून बन चुका है, ठीक है ना। तो कॉमन लॉ के अंदर केस स्टडीज़ आती है जो कि जुडिशरी देती है, ठीक है। तो हम आज अपने इस सेशन में कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो मैम चलो ये भी समझ में आ गई कि कंपनीज लॉ क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि मैम यहाँ पे आपने 2 वर्ड्स लिखे थे, एक लॉ लिखा था और एक एक्ट लिखा था, दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है। अगर हम बात देखें तो हमने यहाँ पे सिविल लॉ की बात की, और यहाँ पे हमने बात की थी कंपनीज एक्ट की। सिविल लॉ के अंदर तो और भी बहुत सारे एक्ट थे, ठीक है ना। तो इसकी जो रेंज है वो वाइड है लॉ की, लेकिन अगर इसकी बात करें कंपनीज एक्ट की तो ये स्पेसिफिक है, ये नैरो है, छोटा है, ठीक है। कॉरपोरेट लॉ की बात करें तो कॉरपोरेट लॉ में या सिविल लॉ में जनरल गाइडलाइंस होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको रूल्स मिलेगी, यहाँ पे आपको रेगुलेशंस मिलेगी, यहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिलेगी, लेकिन एक्ट्स में आपको जो है वो सेक्शंस मिलेगी, पनिशमेंट्स मिलेगी, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है लॉ और एक्ट में। लॉ मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं दीपिका बंसल हूँ तो बंसल फैमिली इज़ लॉ, और मैं दीपिका बंसल हूँ तो मैं एक्ट हूँ, ठीक है ना, जो मैं सिर्फ अपने बारे में बताऊँगी। तो लॉ बहुत बड़ा है, एक्ट छोटा होता है, ठीक है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि जो पूरी की पूरी बंसल फैमिली के ऊपर लगते हैं, ठीक है। पनिशमेंट सेक्शंस वगैरह जो कि सिर्फ मेरे ऊपर लगेगी, कि पापा ने मुझे एक अथॉरिटी दी है कि दीपिका जो भी मांगे वो दीपिका को देना है, लेकिन वो वाला जो पर्टिकुलर जजमेंट है वो मेरे भाई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। मेरा भाई कुछ मांगेगा तो उसको तो मार पड़ेगी, भाई नहीं, क्यों चाहिए, किस खुशी में चाहिए, अपने आप कमाओ और अपना लेके आओ, ठीक है ना। तो लॉ वाइड होता है और एक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई कि मैम ये पता लग गया कि लॉ क्या होता है, ठीक है। ये पता लग गया कि लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट के बाद, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं इसकी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या ये कंपनीज एक्ट 2013 ने पहली बार 2013 में जन्म लिया था, पहली बार आया था, या इससे भी पहले कोई एक्ट था? तो यस, था इससे पहले भी एक्ट, और वो था कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। कंपनीज एक्ट को पहली बार 1956 में बनाया गया था। फिर उसके बाद समय के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं लॉ में, ठीक है। जैसे पहले कंपनीज एक्ट में 1956 में ओपीसी का कोई नहीं था, ओपीसी मतलब 1% कंपनी की, 1% भी कंपनी को बना सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बाद में चेंजेस करके ओपीसी को भी लाया गया, कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट्स के थ्रू लाया गया, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस के थ्रू लाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चेंजेस तो आ गए,
एक्ट तो बना रहा, लेकिन एक्ट बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया, और आउटडेटेड होने के कारण क्या है, मतलब पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, जिसके कारण लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। आपने एक स्कैम सुना होगा, हर्षद मेहता स्कैम, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तो वेब सीरीज़ भी देखी होगी, ठीक है ना। हर्षद मेहता स्कैम, आई थिंक ये 1992 में था ये वाला स्कैम। अगर हम और स्कैम की बात करें तो सत्यम स्कैम भी लोगों ने सुना होगा, हालांकि इसके ऊपर अभी सीरीज़ नहीं बनी है, ये लगभग 2008 में हुआ था। और एक किंगफिशर का भी मुझे याद आ रहा है 2011 में हुआ था। तो क्या हुआ था कि जब ये चेंजेस वगैरह आ रहे थे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने देखा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1992 में ही स्कैम हुआ था, उससे पहले भी हो रहा था और उसके बाद भी होता जा रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लगभग 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसे फाइनेंस की अलग मिनिस्ट्री है, ठीक है, कंपनीज को हैंडल करने के लिए, कंपनी के अफेयर्स मतलब कंपनी के काम काज को देखने के लिए जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो उन्होंने 2004 में क्या किया, एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की, एक कमेटी बनाई और कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट की जो है वो प्रोविजंस को लाया गया था कि अब इस सेक्शन में ये वाले चेंजेस करते हैं, इसमें ये चेंजेस करते हैं, इसमें ये चेंजेस। तो क्या हुआ कि 2004 में उस रिपोर्ट को लाया गया, उस रिपोर्ट को फिर, और उसके बाद भी स्कैम होते जा रहे थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इस रिपोर्ट में बार बार चेंजेस करे जा रही थी, ठीक है, 2006 में, 2008 में, 2011 में, तो बार बार इस रिपोर्ट को चेंज किया जा रहा था। और जब चेंजेस वगैरह हो गए कि हाँ भाई अब चेंजेस हो चुके हैं, जितने हम कर सकते थे अमेंड कंपनीज एक्ट को उतना चेंज कर दिया, तो उसके बाद इस रिपोर्ट को लाया गया बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना, जहाँ पे इस एक्ट को मिली मेजॉरिटी, ठीक है ना, ऐसे आपने सुना होगा ठक ठक ठक, हाँ जी एक्ट पास हो गया, ठीक है ना। तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने इस एक्ट को दी मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी के बाद ये गया प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट का ठप्पा लगना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट ने दे दी इस एक्ट को अप्रूवल, और जैसे ही अप्रूवल दी ये बन गया कंपनीज एक्ट। और जब अप्रूवल इसको मिली वो समय था 2013 का, इसलिए इसको बोला गया कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। तो अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री में यही है कि 1956 में, दैट इज़ 1956 में ये पहली बार आया। टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहे थे, स्कैम वगैरह हो रहे थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक रिपोर्ट तैयार की 2004 में, और उसको बार बार अमेंड करते गए, स्कैम होते रहे, अमेंड करते रहे स्कैम के बेसिस पर कि ऐसा क्या इन्होंने लूप होल्स निकाला जिसके कारण इन्होंने लूप होल का फ़ायदा ले लिया। तो रिपोर्ट को चेंज करते वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में गया। आई थिंक 2011 के आसपास वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पेश किया गया था, 10 या 11 के आसपास। उसके बाद बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दैट इज़ राज्यसभा और लोकसभा में उसको मेजॉरिटी मिली, फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया और उसको अप्रूवल मिली, और फिर हमारा कंपनीज एक्ट बन गया। 2013 में वो अप्रूवल मिली, इसलिए उसको कंपनीज एक्ट 2013 बोला जाता है, ठीक है ना। ये थी हमारी कंपनीज एक्ट की हिस्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैम चलो ये भी समझ में आ गया, हिस्ट्री भी हमने पढ़ ली कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। अब मैम कुछ और बताओ, कितना बड़ा है ये कंपनीज एक्ट। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना, कितना बड़ा है ये, कितना विशाल है। तो ये है 29 चैप्टर्स। 29 चैप्टर्स क्या होते हैं कि लेट्स सपोज मेरी बंसल फैमिली है, ठीक है, बंसल फैमिली में हम 5 लोग हैं, लेट्स सपोज, अब तो बहुत सारे हैं, वैसे मैं 5 लोग मान के चलती हूँ कि 5 लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है ना। तो इन 5 की अपनी अपनी कहानी है। Hello accountants, welcome to Sharper. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, why do you need this accounting course? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? थर्ड,
what is the syllabus for this course, and fourth, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि टैली सीख लिया तो अकाउंटिंग सीख ली, जबकि टैली सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. अफोर्डेबल कोर्स है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ accountants out there in industry. So देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. ठीक है ना. मम्मी की अपनी कहानी है, पापा की अपनी कहानी है, भाई की अपनी कहानी है, मेरी अपनी कहानी है, छोटी बहन की अपनी कहानी है. वैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारी कहानियां हैं. कंपनीज क्या होती है वो एक अलग कहानी है. कहानी मतलब एक अलग चैप्टर है. तो हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 की कितना विशाल है ये परिवार. ठीक है ना. तो कंपनीज एक्ट 2013 में 29 चैप्टर्स है टोटल. 29 चैप्टर्स में हर किसी की अपनी अपनी कहानी है कि कंपनी अगर है तो वो एक अलग चैप्टर में लिखा हुआ है. कंपनी क्या है, कंपनी को अगर बनाना है तो वो एक अलग चैप्टर में लिखा हुआ है. कंपनी के अंदर तो शेयर्स होते हैं उसके बारे में अलग से लिखा हुआ है. कंपनीज के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को संभालते हैं उनके बारे में अलग से लिखा हुआ है. तो हर किसी चीज़ की अपनी एक कहानी है. तो टोटल 29 चैप्टर्स हैं हमारे कंपनीज एक्ट में. इन चैप्टर्स में सेक्शंस 470 हैं. सेक्शंस क्या होते हैं कि जैसे मेरी एक चैप्टर है. अब मेरे चैप्टर में जब मैं छोटी थी तब क्या था, बड़ी हो गई तब क्या हुआ, एक नया अध्याय. ठीक है ना. कि मेरी शादी हुई तो क्या हुआ, ठीक है ना, बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ. तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन है. वैसे ही सेम कंपनी बनी, ठीक है, कंपनी क्या होती है, ठीक है ना, वो लिखा हुआ है. कंपनी की क्या क्या विशेषताएं है वो लिखा हुआ है. अगर ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या तरीका है ऑडिटर को अपॉइंट करने का, कितने टाइम के लिए वो ऑडिटर हो सकता है मैक्सिमम, सब कुछ सेक्शंस में लिखा गया है. ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि 29 चैप्टर्स है और 470 सेक्शन है तो सब में इक्वली डिवाइड है. किसी में कम चैप्टर्स, किसी चैप्टर में कम सेक्शंस है और किसी चैप्टर में ज़्यादा सेक्शन. ऐसा भी हो सकता है कि एक सेक्शन में सिर्फ 3 या 4 सेक्शन हो लेकिन दूसरे चैप्टर में बहुत ही मतलब 20, 30, 25 सेक्शंस हो. ठीक है ना. तो टोटल 470 सेक्शंस है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में. ठीक है. फिर उसके बाद हम देखते हैं स्केड्यूल्स. स्केड्यूल्स कितने हैं, स्केड्यूल्स टोटल है 7. अब ये स्केड्यूल्स क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. आपने अपनी क्लास 11th में या क्लास 12th में बैलेंस शीट ज़रूर बनाई होगी. ठीक है ना. बैलेंस शीट का अब आपको पता होगा कि न्यू फॉर्मेट्स आ चुका है. ठीक है. यहाँ पे हमें लिखना होता है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर फंड्स में हमें अथोराइज्ड लिखने होते हैं, इशूड लिखने होते हैं. फिर उसके बाद लाइबिलिटीज़ आ जाती है, करंट लाइबिलिटीज़ आ जाती है. फिर उसके बाद इनका टोटल हो जाता है. फिर उसके बाद एसेट्स आ जाते हैं. तो ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है कि इसी फॉर्मेट में हमें देना है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्केड्यूल्स में. स्केड्यूल 3 जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है. फॉर्मेट्स मतलब प्रेजेंटेशन.
फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ठीक है ना। ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है, Schedule 3 में। अब एक और शेड्यूल की बात करते हैं, आपने क्लास 11th में वो भी सुना होगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। अब वो कितने परसेंट किस एसेट के ऊपर लगना चाहिए हमें नहीं पता डेप्रिसिएशन। आपके पास तो क्वेश्चन आ जाता था कि भाई 10% लगा दो जी, 20% लगा दो जी, इंटेंजिबल के ऊपर 60% लगा दो, कुछ भी परसेंटेज कहाँ लिखी हुई है, Schedule 2 में लिखी हुई है। Schedule 2 हमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सब कुछ बताता है कि किसकी कितनी परसेंटेज लग रही है, कितनी एसेट्स के ऊपर कितने डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है, कितनी उसकी यूजफुल लाइफ है, सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है Schedule 2 में। तो ऐसे टोटल कंपनीज एक्ट 2013 में 7 शेड्यूल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है मैम, समझ में आ गया कि कंपनीज एक्ट जो है वो कितना विशाल है, ठीक है ना, समझ में आ गया हमें सब कुछ। लेकिन ये बताइए कि कंपनीज एक्ट जो है, अब कंपनीज एक्ट से रिलेटेड आपके माइंड में 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है, कि कंपनीज एक्ट 2013, हमेशा एक इंसान के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि कब आया था कंपनीज एक्ट, क्यों आया था कंपनीज एक्ट, और कहाँ पर लगता है ये कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। तो कब आया था, 29 अगस्त 2013 को कंपनीज एक्ट आया। उस दिन से कंपनीज एक्ट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। क्यों आया था, क्योंकि 1956 का जो कंपनीज एक्ट था वो आउटडेटेड हो गया था और उसको चेंज करने के लिए आया, ठीक है ना। कहाँ पर लगता है जी, साफ साफ पता लग रहा है मैम कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज के ऊपर भी लगेगा, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा है कि कंपनीज कौन सी, ठीक है ना। तो कब आया था, क्यों आया था और कहाँ आया था, कहाँ पे लगेगा ये, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि लॉ क्या होता है, कितने तरीके के लॉ होते हैं, और उसमें हमने सिविल लॉ के बारे में पढ़ा, जिसमें हम सिविल लॉ के अंदर पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट को, ठीक है ना। फिर हमने कंपनी की हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री ऑफ कंपनी पढ़ी, हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 को पढ़ा मैंने, सॉरी हाँ 2013 की हिस्ट्री को मैंने पढ़ा, क्योंकि 1956 तो पास्ट हो गया ना, हिस्ट्री किसकी, 2013 की हिस्ट्री। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कि इसमें कितने चैप्टर्स है, 29 चैप्टर्स है इसके अंदर, 470 सेक्शंस है इसके अंदर, और टोटल 7 शेड्यूल्स है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर मैंने लास्ट में पढ़ा कि ये कब आया था, क्यों आया था, ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन कहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि एप्लीकेबिलिटीज़ ऑफ कंपनीज एक्ट, कि कंपनीज एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। कहाँ की कहानी अभी बची हुई है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंपनीज एक्ट 2013। तो जब भी हम कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ पर अप्लाई होता है, तो हम दो चीज़ों को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन इज एरिया वाइज एंड द सेकेंड वन इज पर्सन वाइज। जब हम एरिया वाइज की बात करते हैं तो एक लाइन लिखूंगी मैं, जो कि आप लोगों ने भी लिखनी है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट 2013, चाहे वो स्टेट जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, चाहे जो मर्जी स्टेट हो, सभी स्टेट के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 इक्वली अप्लाई होता है। इसके बाद हम देखेंगे पर्सन वाइज में हम जो है अभी कुछ कंपनीज को देखेंगे जिन के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है। इस कहानी को बहुत ही हम बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। और मेरा पेन कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं लिखना, बट मैं कह रही हूँ नहीं, आना ही आना है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मतलब 2013 का जो एक्ट है, ठीक है, वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड मतलब बनाई गई है, ठीक है ना। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बनाई गई है मतलब इसको बर्थ दिया है, जन्म दिया गया है कंपनी को। कंपनीज इनकॉर्पोरेट बनाई गई है अंडर दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट के अंदर बनी हुई है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कोई और कंपनी लॉ पढ़ा था आपने भी, यस 1956 का पढ़ा था, या फिर उससे भी कोई अगर पुरानी कंपनी है, ठीक है ना, किसी और लॉ के अंदर, उससे भी पहले अगर कोई कंपनी लॉ था,
तो सारी की सारी कंपनीज के ऊपर आज की डेट में कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया मैम, पहला पॉइंट तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत ही इजी पॉइंट था। आगे देखते हैं, बैंकिंग कंपनीज, अरे बैंक भी तो हमारी एक कंपनी होते हैं ना। तो बैंकिंग कंपनी, सबसे पहले बैंकिंग कंपनी के नाम लिख लेते हैं जल्दी से। ICICI, मैम हमारा HDFC में अकाउंट है, चलो HDFC भी लिख दिया। मैम हमारा SBI में अकाउंट है, ठीक है, अरे भाई SBI भी लिख दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। PNB, मैम इसमें तो हमारा खाता ही बंद हो चुका है, चलो क्या कर सकते हैं, लेकिन बैंक तो है अगले, ठीक है ना। तो बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और RBI एक्ट 1934। इसका मतलब कि बैंक जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि देखो भाई बैंकिंग कंपनी है, ये बैंक है ICICI, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, ठीक है ना। लेकिन ये बैंक जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर भी रजिस्टर्ड है। मैम तो दो एक्ट हो गए, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया और एक हमारे पास एक्ट हो गया कंपनीज एक्ट। तो की कहानी आगे है, ठीक है ना। सो अब दो कहानियाँ आएगी साथ में, देखते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, और ये आमना सामना हो रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का कंपनीज एक्ट 2013 से। मैम आमने सामने से कोई दिक्कत है क्या? यस दिक्कत है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट टी शेप में होना चाहिए। यहाँ पे मैम लाइबिलिटीज आएगी, जी मुझे पता है, यहाँ पे एसेट्स आएगी, अरे वाह बच्चा बिल्कुल सही बात, लाइबिलिटीज और एसेट्स। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 कहते हैं कि नहीं, आप जो भी बैलेंस शीट बनाओगे वो स्टेटमेंट्स फॉर्म में बनाओगे, ठीक है। बैलेंस शीट, यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स आएगा, फिर एसेट्स आएगा, जब लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर फंड्स का टोटल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा, एसेट्स का टोटल होएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। मैम किसकी बात माने, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की या फिर कंपनीज एक्ट की? द आंसर इज सिंपल। आंसर क्या है सिंपल, कि ये हमारे पापा है, पापा, और ये हमारे हैं फ्रेंड, दोस्त, ठीक है ना। अब लेट्स सपोज कि मैं कल स्कूल में गई, मैंने स्कूल से मार ली बंक, ठीक है ना। मैं स्कूल में गई और स्कूल में अपना एक लेक्चर अटेंड करके मैं बाहर निकल गई। पापा को पता लग गया, ठीक है। पापा कहते हैं कि अगर तू कल से स्कूल नहीं गई तो मैं तेरा स्कूल से नाम कटवा दूंगा और तेरे को कोई खर्ची के पैसे नहीं दूंगा, कुछ खर्च करने के लिए पैसे नहीं दूंगा, मेरी फंडिंग पूरी की पूरी बंद, ठीक है ना। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया, भाई दोस्त ऐसी ऐसी बात होगी। दोस्त कहता है चल यार पापा कौन सा स्कूल में आके देखेगी हर रोज़, ठीक है ना, तो चल अपना कल भी बंक मारेंगे, वहाँ जाएगी, ठीक है। तो मैं किसकी बात मानूँ, पापा की बात मानूँ या फ्रेंड की बात मानूँ? पापा की बात माननी है, क्यों? पैसा पापा ने देना है, फंडिंग पापा ने देनी है, पापा ने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ सड़कों पे सोऊंगी मैं, ठीक है ना। तो मुझे पापा की बात माननी है। इसका मतलब कि मुझे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की बात माननी है और उसमें जो भी लिखा हुआ है, बैलेंस शीट अगर उन्होंने कहा है ना कि भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये होना चाहिए टी शेप में, तो मैं वैसे ही बनाऊंगी, मैं कंपनीज एक्ट की बात को अनसुना कर दूंगी, ठीक है ना। हालांकि बहुत ही इंटरेस्ट की बात यह है कि जो PNL का जो स्टेटमेंट होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो है वैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 में है। कुछ कुछ फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, ठीक है ना, तो दोनों की बातें अगर मिक्स मतलब एक जैसी है तो ठीक है, हम स्टेटमेंट फॉर्म में ही PNL को बनाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट के मामले में दोनों अलग अलग है। तो मैं किसकी बात मानूंगी? मैं मानूंगी हमारे पापा की। पापा किसके लिए? बैंकिंग के लिए, कंपनी बैंकिंग कंपनीज के लिए पापा है, तो बैंक्स वाले सारे के सारे अपने पापा की बात मानेंगे और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर कुछ अलग है कंपनीज एक्ट से तो हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो लिखा हुआ है उसको मानेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखने वाली हूँ, आप सब भी लिखेंगे, ठीक है ना। और ये कह रहा है मैं फिर से नहीं जाऊँगा। हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्प अप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर GST सर्टिफिकेशन कोर्स।
यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्पअप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, so let me tell you that SharpUp has already trained 1000+ accountants out there. हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. मैंने कहा नहीं, आपको तो जाना ही पड़ेगा पेन। Where there are inconsistency between Banking Regulation Act 1949 and Companies Act 2013, always follow बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पिताजी की बात माननी है। पिताजी ने पैसे देने बंद कर दिए तो हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम पापा की बात मानते हुए अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करेंगे और अपना बैलेंस शीट को टी शेप में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, बैंकिंग कंपनीज के बारे में मैम सुन लिया, यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है। यस, बिल्कुल लिखा हुआ है और पेन कह रहे हैं मैं फिर नहीं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, जाना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल। कंपनी तो ये भी होती है, ठीक है ना। चलिए एक दो नाम, मेरे को भी 2 नाम याद आ रहे हैं तो मैं 2 नाम लिख देती हूँ। ICICI लोम्बार्ड, 3 नाम याद आ गए मेरे को अचानक से। मैंने एक स्टार हेल्थ, ठीक है ना, ICICI लोम्बार्ड है, स्टार हेल्थ है, बजाज फिन सर्विस है, और भी आपको जो नाम याद आ रहे हो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938, मतलब इनके पापा कौन है? इंश्योरेंस एक्ट है 1938, और द IRDA एक्ट 1999 दैट इज इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999। और इनके पिताजी जो है ये, तो इनके पिताजी कहीं पे वेरी करते हैं, देखते हैं। यस, इनके पिताजी भी वेरी करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर दोनों एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। इंश्योरेंस एक्ट भी एप्लीकेबल है और कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है। मैम किसकी बात माननी?
देखो जी, साफ साफ पता लग गया भाई, पापा ने पैसे देने बंद कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इंश्योरेंस एक्ट क्या कहते हैं? इंश्योरेंस एक्ट कहते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस बनाओ। सुना था, कुछ कुछ याद आ रहा है मैम, ट्रायल बैलेंस जो कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। क्योंकि जब जनरल एंट्री बनती है तो अगर 60,000 रुपये डेबिट में है तो 60,000 रुपये क्रेडिट में भी जाएगी। तो इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आना चाहिए। लेकिन अगर आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं जा रहा है तो मतलब आपके कहीं ना कहीं अकाउंट्स में गड़बड़ है। तो इंश्योरेंस एक्ट कहता है कि भाई ट्रायल बैलेंस बनाओ, ठीक है ना, डेबिट का बैलेंस क्रेडिट से मैच होना चाहिए। लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। किसकी बात माने? पापा की बात माने। ये पापा है हमारे, ये फ्रेंड है। फ्रेंड तो आज कहेगा कि क्लास बंक मार ले और कल वो भाग जाएगा, पैसे तो मुझे पापा ही देंगे। तो मैंने क्या किया, पापा की बात मानी और अपना ट्रायल बैलेंस को बनाया। मतलब इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी इंश्योरेंस एक्ट में अगर कोई चीज़ है, अगर इंश्योरेंस एक्ट के और कंपनीज एक्ट के भेद जो विचार है, जो लो है, वो मतभेद है, अलग अलग है, तो हमें इंश्योरेंस एक्ट की बात ही माननी है, ठीक है ना। चलिए आइए फिर से वही वाली कहानी हम इधर लिख देते हैं। हालांकि आपको वो कहानी याद भी हो गई होगी, बट फिर भी हम लिख देते हैं कि वेयर देयर आर, आपने भी लिखनी है क्योंकि जब इंसान लिखता है तब उसे ज़्यादा याद रहता है। where there are inconsistency between Insurance Act 1938 and Companies Act 2013, किसको फॉलो करना है? फॉलो पापा को। पापा कौन है? फॉलो इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है ना। देखो आप सब लोग ना बच्चे हो अभी, ठीक है ना, आप लोग अभी ये कोर्स को पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो अब बच्चे हो बिल्कुल ही, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं बिल्कुल ही बेसिक वाले एग्जांपल पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। कोई इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, कुछ भारी भरकम वर्ड्स नहीं आपके ऊपर डाल दूँ, ताकि आप एक लेमन लैंग्वेज में इन सेक्शंस को समझे और इसको याद भी रखें, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं कि लो की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है, और आपको लो की लैंग्वेज को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, सो लिखना ज़रूर है और इन लाइंस को याद भी करना है, ताकि आपसे कभी भी कोई पूछे कि भाई कंपनीज एक्ट कहाँ का लगता है, तो आप बोल पाओ कि कंपनीज जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में जो रजिस्टर्ड है वहाँ लगेगा, 1956 में जो रजिस्टर्ड है या और भी पुराने किसी लॉ में रजिस्टर्ड है तो उसमें लगेगा, बैंकिंग कंपनी के ऊपर लगेगा, इंश्योरेंस के ऊपर लगेगा, और कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर, ठीक है ना। मेरे को एक अचानक से नाम याद आ गया है, NTPC, अचानक से और भी याद आ गया, अदानी ग्रीन्स, रिलायंस पावर एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में भी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। तो इसके पीछे की कहानी, हमारे पास जगह नहीं बची है तो हम कहाँ लिखे, तो हम इधर ही कहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, एक छोटा सा बना के, ठीक है ना। जगह नहीं बची, मैं गलती से भूल गई थी, तो हम इधर ही छोटा सा बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कि ये है हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इसके ऊपर दोनों एक्ट एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी एप्लीकेबल है और इसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी कहती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि नहीं बनाना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो पापा की माने या दोस्त की? पापा की। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात माननी है और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोबारा से वही कहानी कि वेयर देयर आर इनकंसिस्टेंसी बिटवीन, पूरा पूरा लिखना, ऐसा ना हो कि बिटवीन को अपना B/W डाले, वो वाला काम ना मत करना। बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड कंपनीज 2013, अगर दोनों के विचारों में मतभेद हो तो हमें किसको फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को, ठीक है ना। कहते हैं कि अगर सामने वाली चीज़ सुंदर हो तो उसको बार बार देखने का मन करता है, इसलिए हम आपके लिए बहुत ही सुंदर PPT लेके आए हैं ताकि आप लोगों को इसको देखने का भी मन करे और बार बार पढ़ने का भी मन करे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है मैम, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका है हमें। अब पॉइंट E आता है हमारे पास। पॉइंट E क्या कहता है? एनी अदर कंपनी, और भी कोई कंपनी गवर्नड बाय द स्पेशल एक्ट,
स्पेशल एक्ट क्या होता है? स्पेशल एक्ट होता है जो कि एक एग्जांपल देते हो, चलिए, ठीक है ना, स्पेशल एक्ट्स, ठीक है ना। और भी कोई कंपनी मैम बैंकों के नाम तो पता लगे, लेकिन आरबीआई भी तो एक बैंक है, ठीक है ना, सभी बैंकों का बाप। आपने दूसरा नाम पढ़ा होगा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने एक और वर्ड सुना होगा, हमारे दिल के बड़े करीब है, ICAI, ठीक है ना। हालांकि ये वर्ड आपके दिल के बड़े करीब हो सकता है, ICSI, ठीक है ना, एंड दे आर सो ऑन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? आरबीआई का जन्म क्यों हुआ? आरबीआई का जन्म हुआ बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है ना, को लिख दिया मैंने टू रेगुलेट द बैंक्स, ठीक है। सेबी का क्या काम है? सेबी का काम है टू रेगुलेट द शेयर मार्केट। ICAI का काम है सारे के सारे पेपर्स को कंडक्ट करना, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जन्म देना, ठीक है ना, टू मेक द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है ना, और पेपर कंडक्ट करना, उनसे फीस लेना, ठीक है ना, टू कंडक्ट द पेपर एंड सो ऑन, ठीक है ना। CA का काम पेपर्स बनाना होता है, रिसर्च पेपर्स वगैरह बनाना, सब कुछ मतलब। और सेम ऐसे ही ICSI का काम क्या होता है? CS को बनाना, कंपनी सेक्रेटरीज को बनाना, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, ये CS थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो पहले ये CS को हम रब कर देते हैं, बड़ा गंदा सा भद्दा सा लग रहा था मुझे, ठीक है ना। और पेन कहती है मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैंने कहा नहीं, आपको तो जाना पड़ेगा, CS, ठीक है ना। तो बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई का निर्माण हुआ, और आरबीआई के ऊपर एक अलग सा एक्ट बनता है, आरबीआई एक्ट, ठीक है ना। सेबी का भी एक एक्ट है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे लिखे हैं। ICAI का भी एक्ट है 1949 में, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है, 1949 में हमारे ICAI का जन्म हुआ था, और सेम ICSI का भी एक्ट का भी जन्म हुआ। तो ये सारे के सारे स्पेशल एक्ट्स हैं। इन एक्ट्स को किसने बनाया? इन एक्ट्स को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट, संविधान ने बनाया। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, आरबीआई के ऊपर, सेबी के ऊपर, ICAI के ऊपर एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इन सब के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट। अब वही वाली की बात आ जाती है कि आरबीआई के ऊपर 2 एक्ट लग रहे हैं, अब कंपनीज एक्ट भी लग रहा है, और क्या कहते हैं, आरबीआई एक्ट भी लग रहा है। अगर आरबीआई एक्ट पापा है, कंपनीज एक्ट 2013 फ्रेंड है, अगर आरबीआई एक्ट कंपनीज एक्ट से थोड़ा सा भी कहीं पे अलग होता है ना, तो आरबीआई को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा आरबीआई एक्ट, ना कि कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है यहाँ तक? तो वही वाली कहानी हम इधर दोबारा से लिखते हैं, ठीक है मैम, अब तो थक गए हैं हम पढ़ते पढ़ते, थक गए हम लिखते लिखते, लेकिन नहीं, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आज आप कुछ मत करो, आगे आपको फ्यूचर में लगेगा यार हमने कुछ भी नहीं किया। आज आप पढ़ लिख जाओगे, आप UPSC क्लियर कर जाओगे, CA बन जाओगे, कुछ ना कुछ कर जाओगे। आज आप पढ़ जाओगे तो आगे आने वाली कंपनीज़ में जब आपके इंटरव्यूज़ होंगे, फॉर्म्स में इंटरव्यू होंगे, तो आप बैठ पाओगे और उस पर्सन को कम्पीट कर पाओगे जिसको कुछ भी नहीं पता, और अच्छी सैलरी ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो थकना नहीं है, पढ़ते रहना है। वेयर देयर आर इनकंसिस्टेंसी बिटवीन स्पेशल एक्ट्स एंड कंपनीज एक्ट 2013, फॉलो, किसको फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है स्पेशल एक्ट, ठीक है। समझ आई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड, जो कि बनाई गई है। कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट? जो कि बनाई गई है बाय एन एक्ट, किसी एक्ट के अंदर वो बनाई गई है। फॉर द टाइम इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक्ट के द्वारा बनाई गई है। कैसे बनाई गई है? जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मे बाय नोटिफिकेशन निकाल कर स्पेसिफाई किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे नोटिफिकेशन निकाल के स्पेसिफाई किया था, उसी तरीके से एक एक्ट के अंदर उन बॉडी कॉर्पोरेट्स को बनाया गया है। हेलो अकाउंटेंट, वेलकम टू शार्प अप।
आई एम CA दीपिका बंसल, योर मेंटोर फॉर द इनकम टैक्स कोर्स, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोज़ भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है, सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मोर देन 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning conceptually as well as practically. लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस करियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी विथ शार्पअप। थैंक यू सो मच। इसका मतलब सिंपल सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है ना, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज कि हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो भी इसी के अंदर आएगी। एग्जाम्पल, चलो भाई NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलो भाई LIC आएगी। यस, LIC भी तो गवर्नमेंट का स्टेक है उसमें, ठीक है ना। और बताओ भाई DMRC, ठीक है ना। जो भी भेल, सेल, IOCL मेरे बड़े दिल के पास है कोई है, कहानी है। चलिए, सो ये सारी की सारी जो कंपनीज है गवर्नमेंट कंपनी, इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक पढ़ा कि कंपनीज एक्ट जो है वो 6 कंपनीज के ऊपर लगेगा। कौन कौन सी कंपनी? जो कि 2013 में बनाई गई है या फिर जो 1956 या किसी और प्रीवियस लॉ में बनाई गई है। दूसरा, बैंकिंग कंपनीज के केस में लगेगा। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर लगेगा। चौथा, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लगेगा। पांचवा, स्पेशल एक्ट्स के अंदर जो कंपनीज बनाई गई है उनके ऊपर लगेगा। या फिर बॉडी कॉर्पोरेट्स मतलब गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर लगेगा हमारा कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। आई होप कि आपको क्लैरिटी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं कि मैम ये भी पढ़ रही है अब हमने कंपनीज एक्ट कहाँ लगता है, लेकिन ये नहीं पता लगा अभी तक ये कंपनीज होती क्या है। आप हमें वो बताइए, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कंपनीज क्या होती है, ठीक है ना। चलिए, सो हमारा एज पर सेक्शन, हमारा जो एक्ट लिखा हुआ है, एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। ये कहता है कि इसको सब सेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, क्लोज भी बोलते हैं। तो सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि कंपनीज क्या होती है। कंपनी का मतलब क्या होता है, वो कंपनी, कौन सी कंपनी मैम, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो कि 2013 में बनी है, या फिर
अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या कि जो किसी और कंपनीज लॉ के अंदर बनाई गई, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लैरिटी है आपको। अभी हम आगे देखते हैं कि एक और डेफिनेशन आती है, ठीक है, जो कि कंपनी की मीनिंग को थोड़ा और इलेबोरेट करती है, और वो क्या है कि कंपनी, आप लिखेंगे मेरे साथ साथ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल। अच्छा मैम, नकली भी होती है कंपनियाँ? नहीं नहीं, आर्टिफिशियल का मतलब कुछ और होता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन having separate legal entity, limited liability, perpetual succession। अभी तो आप लिख लीजिए, अभी मत सोचिए कि क्या लिख रही है मैम, कुछ नहीं समझ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है हमारे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा नहीं सोचना है। एंड अ कॉमन सील, ठीक है ना। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी 5 वर्ड्स को अंडरलाइन करूँगी, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है मैम, कुछ होता है मतलब ये, ठीक है। अभी आपको कंपनी डेफिनेशन जो है वो बाद में समझ में आएगी। दूसरा पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटीज। चौथा पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। एंड पांचवा पॉइंट, दैट इज कॉमन सील, ठीक है। तो जब हम ये पांचों पॉइंट्स को कवर कर लेंगे तब हमें समझ में आएगी कि ये कंपनी होती क्या है, ठीक है ना। अभी के लिए तो हम ऊपर वाली कंपनी की डेफिनेशन से चलाते कि भाई 2013 या उससे पहले जो भी कंपनीज थी, कंपनी लॉ था, उसमें जो कंपनी रजिस्टर्ड है उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है, और वही कंपनी का मतलब है, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी को, ठीक है ना, कि कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फीचर, ओहो क्या फोटो है, ठीक है ना। तो इस फोटो में 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना, 3 चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है ना। तो हम जरा यहाँ पे लिखते हैं आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन है? हम लोग हैं। हम लोग खा सकते हैं, हम लोग पी सकते हैं, ठीक है, हम लोग घूम सकते हैं, हम लोग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, हम लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है ना। हम नेचुरल पर्सन, हमारा जन्म हुआ है, हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन के अंदर आता है ह्यूमन बीइंग। थकना बना है, थके नहीं हो आप, वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, पढ़ते रहना है, ठीक है। थोड़े से ही पॉइंट्स रह गए आप, ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्या कहता है? आर्टिफिशियल पर्सन कहता है कि भाई आर्टिफिशियल, इनका जन्म कैसे हुआ है? इनका जन्म पेपर पे हुआ है, ठीक है। बर्थ बाय लॉ, कागज पे बनाई गई है ये कंपनीज। जिसने बनाई है उसके बारे में भी हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो अभी के लिए कानून ने इसको बनाया है, कागज पे बनाई गई है ये, ठीक है ना। ठीक है मैम, लेकिन समझ में आ गया, चलो भाई पर्सन तो पता लग गया कि ये पर्सन क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसको लॉ ने बनाया है। नहीं, आर्टिफिशियल तो पता लग गया कि चलो लॉ ने बनाया है, इसलिए इसको लीगल भी बोला जाता है। लेकिन इसको पर्सन क्यों बोला? इसको पर्सन इसलिए बोला क्योंकि इसके वो सभी के सभी राइट्स हैं, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के राइट्स होते हैं। कैसे? मैं बैंक अकाउंट खोल सकती हूँ, कंपनी भी अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकता है। मैं गाड़ी खरीद सकती हूँ, कंपनी भी अपने नाम पे गाड़ी खरीद सकती है। मैं प्लॉट खरीद सकती हूँ, कंपनी भी अपने नाम पे प्लॉट खरीद सकती है। मैं कोर्ट में केस कर सकती हूँ, कंपनी भी अपने नाम पे कोर्ट में केस कर सकती है। मैं लोगों से पैसे उधार ले सकती हूँ, बैंक से उधार ले सकती हूँ, पैसे लोन ले सकती हूँ, कंपनी भी लोन ले सकती है, ठीक है ना। तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, मतलब इंसानों की तरह नहीं है, लॉ से क्रिएट की गई है, इसलिए इसको लीगल बोला जाता है। पर्सन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके एक ह्यूमन बीइंग जैसे ही राइट्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए ये पर्सन जो है वो कागज पे बना रहा है, कागज पे बना रहा है, और ये जो लॉ है वो इसको अथॉरिटी दे रही है, इसको जन्म दे रही है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जी, तो हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में। तो हमने सबको समझ लिया कि आर्टिफिशियल होता है, लॉ पे क्रिएट किया जाता है, और पर्सन जैसे अधिकार होते हैं। तो बस अभी हमें पढ़ना ही है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ इसको बनाता है, इसलिए इसको लीगल भी बोला जाता है। इट कैन डू एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकता है, विच ए नेचुरल पर्सन कैन डू, जो एक नेचुरल पर्सन करता है। नेचुरल पर्सन क्या कर सकता है? वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, लोन रेज कर सकता है,
लाइबिलिटीज़ ले सकता है, मतलब उधार ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, एक्सेप्ट टू बी सेंट टू जेल और टेकन ओथ। ना ही वो जेल में जा सकता है, वैसे तो है नहीं कि आप मुकेश अंबानी जी को मुकेश अंबानी जी तो जेल में जा सकते हैं, रिलायंस कंपनी को आप कैसे जेल में भेज दोगे, ठीक है ना। और ना ही वो शपथ ले सकता है, ठीक है ना। तो एक नेचुरल पर्सन जो कर सकता है वही कंपनी भी कर सकती है, इसलिए इसको पर्सन भी बोला जाता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनीज एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट कैन एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, ये सिर्फ एक एजेंसी के थ्रू ही काम कर सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि रिलायंस कंपनी खुद बैठी है बैंक के आगे कि भाई हमें पैसा दो, किसी ना किसी तो पर्सन को बैठना पड़ेगा, किसी ना किसी नेचुरल पर्सन को बैठना पड़ेगा। तो वो नेचुरल पर्सन कौन है? वो नेचुरल पर्सन है डायरेक्टर्स। ये वाली लाइन आपको हमें अभी थोड़ी देर में समझाएगी, क्योंकि अभी आपको ये लाइन समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, और वो डायरेक्टर्स के थ्रू ही काम करता है, ठीक है मैम। यहाँ पे अभी हम समझ में आ गई है हमें, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट अलग अलग, डिफरेंट लीगल तौर पे दो अलग अलग लोग हैं, एंटिटी मतलब वजूद, दोनों का अलग अलग वजूद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो दिखा रखी है, ये मेंबर्स है, ये लगा लीजिए ये, और ये कंपनी है, ठीक है ना। ये कंपनी जो है, लेट सपोज इसको मैं रिलायंस का नाम दे देती हूँ, और ये अंबानी जी का परिवार है, ये हमारे मुकेश अंबानी जी वाइफ बेटे वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है मेंबर्स, ठीक है ना मैम। मेंबर्स चलो आपको 3 वर्ड्स के बारे में बताती हूँ। मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। अभी हमने डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी जो होती है वो एक्ट करती है डायरेक्टर के थ्रू। तो मेंबर कौन होते हैं? मेंबर तो जी अलग होते हैं जी। अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी ने मार्केट में निकाले आईपीओस। आपने थोड़ा बहुत सुना होगा आईपीओस के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब शेयर्स को जब मार्केट में पहली बार उतारा जाता है, प्राइमरी मार्केट में उतारा जाता है शेयर्स को, और जब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को पहली बार उतारा जाता है तो उसको बोला था आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जिन जिन शेयर्स, जिन जिन लोगों के आईपीओस निकलते हैं वो बन जाते हैं मेंबर्स, ठीक है ना। मेंबर्स मतलब कंपनी के रजिस्टर्ड में उनका नेम होता है, रजिस्टर्ड होते हैं वो लोग इन कंपनीज रजिस्टर, कंपनी के रजिस्टर में वो रजिस्टर होते हैं, ठीक है ना। अब मैम ये तो समझ में आ गया कि भाई कंपनी के रजिस्टर में इनका नाम होता है। तो शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर होते हैं जो कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में मतलब कि भाई मैंने क्या किया, अब लेट सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये अंबानी जी है, इस अंबानी जी ने लेट सपोज इनके पास रिलायंस के 52% शेयर्स है, बाकी जो शेयर्स है, ठीक है, ये किसी और के पास है, ठीक है। लेट सपोज मैं अपने से एग्जांपल देती हूँ आपको कि लेट सपोज मैं हूँ, मैंने एक आईपीओ में सब्सक्राइब किया, मेरे को कंपनी के शेयर मिल गए, मैं कंपनी की मेंबर बन गई, मैं कंपनी के रिलायंस की मेंबर बन गई, ठीक है ना। अंबानी जी के साथ मैं बैठती हूँ, लेकिन बाद में मैंने क्या किया, मेरा नेम जो है वो रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो गया। लेकिन क्या हुआ कि मैंने अपने नाम के जो शेयर थे वो बेच दिए, ठीक है ना, किसी और पर्सन को बेच दिए। तो जैसे ही शेयर्स बिकते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में लेट सपोज कि मेरी सिस्टर ने उसको खरीद लिया, ठीक है ना। तो मेरी सिस्टर जो है वो शेयर होल्डर है, वो मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंबर तो मैं थी, ठीक है ना। हालांकि कंपनी, अब कंपनी के शेयर्स किस किस के पास है, मान लो मेरी बहन के पास रिलायंस का एक शेयर है, वो कहेगी मैं शेयर होल्डर हूँ, यस वो शेयर होल्डर है, बट शी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि उसे सेकेंडरी मार्केट से उठाई है। प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स जिन जिनको लोड होते हैं वही मेंबर्स होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में तो जाए जितने मर्जी, हालांकि डिविडेंड उसी को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, मैं तो बेच चुकी हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, पता है रिलायंस वालों को कि किस किस के पास कितने कितने शेयर्स है, तो जिस जिसके पास जितने जितने शेयर्स है उसको उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है। मेरे को नहीं मिलेगा, मैं तो बेच चुकी हूँ, लेकिन एज अ मेंबर मैं वही हूँ, ठीक है ना। तो ये होते हैं शेयर होल्डर। अब डायरेक्टर क्या होते हैं? भाई हम तो अंबानीज है जी, ठीक है ना, हम तो काम धंधा नहीं करते, ठीक है ना। तो काम कौन करता है? डायरेक्टर्स। ये होते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़, लेकिन जो मालिक है वो कौन है? अंबानी है, क्योंकि वो मेंबर्स है। तो कहते हैं कि मेंबर्स जो है सेपरेट है, किससे? कंपनी से सेपरेट है, दोनों अलग अलग है।
कंपनी अगर कोई झोल करती है, कंपनी कोई घोटाला करती है, कोई स्कैम करती है, तो अंबानी उसके लिए लायबल नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है। आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को जरूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है, सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. अंबानी की जो लायबिलिटी है वो कंपनी से बिल्कुल अलग होगी, ठीक है ना। चलिए, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं और वो सेपरेट होते हैं कंपनी से, ठीक है। तो अब हमें बस पढ़ना है, सब कुछ हमने समझ लिया है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी जो होती है वो अपने मेंबर से सेपरेट होती है, ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं। नेक्स्ट, इट्स एग्जिस्टेंस मतलब वजूद, इसका जो वजूद है वो डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है अपने मेंबर से, ठीक है ना, अलग अलग होता है दोनों का। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, रेज लोन्स को रेज कर सकती है, लाइबिलिटीज को इनकर कर सकती है, एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है। मान लो मेरे को अगर रिलायंस का एम्प्लॉय बनना है तो मैं क्या करूँगी? मैं रिलायंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करूँगी और उसमें रिलायंस के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना कि मुकेश अंबानी जी के साथ, ठीक है ना। तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबर डजंट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ये कुछ नया वर्ड आया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो इसके बारे में आपको समझाते हैं कि क्या हुआ था कि एक केस लो है, ठीक है ना। वो केस लो मैं पूरा नहीं समझाऊंगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक ऊपर से बताऊंगी कि एक लकड़हारा था, ठीक है ना, जिनका नाम लेट सपोज M था। उसने एक M लिमिटेड बनाई, एक कंपनी बना दी, ठीक है, और उसमें टिम्बर लकड़ियों का काम वो करने लग गया, ठीक है ना। क्योंकि लकड़ी जो होती है वो जल सकती है, तो उसने क्या किया, टिम्बर का जो है वो इंश्योरेंस करवा लिया। आई थिंक टिम्बर को लकड़ी ही बोलते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, वो इंश्योरेंस करवा लिया टिम्बर का, लेकिन उस इंश्योरेंस को जो है वो अपने नाम पे करवा लिया, ठीक है, अपने नाम पे। अब क्या हुआ कि टिम्बर सारा का सारा जल गया, खराब हो गया, वेस्ट हो गया, मतलब बेकार हो गया।
तो एम क्या गया, एम गया इंश्योरेंस कंपनी के पास और उसने कहा भाई मुझे इंश्योरेंस क्लेम दो। इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और इसने कहा क्लेम दो, क्लेम, मुझे क्लेम चाहिए ही चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम तुम्हें क्लेम नहीं देंगे। एम कहता है क्यों? इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि क्योंकि तुमने जो इंश्योरेंस लिया वो अपने नाम पे लिया था, ना कि कंपनी के नाम पे। लेकिन ये जो टिम्बर है ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए इंश्योरेंस अगर कंपनी के नाम पे होता तो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो कंपनी को मिलता, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे नाम पे टिम्बर है ही नहीं, ये तो कंपनी की प्रॉपर्टी है। तुमने भले ही इंश्योरेंस ले लिया हो लेकिन क्लेम तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इवन मेंबर्स का जो है वो इंश्योरेंस का भी हक नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है कंपनी की प्रॉपर्टी। मतलब वो कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकते अपने नाम पे। कंपनी है तो कंपनी को ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू विल गेट द क्लैरिटी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, वाओ कितना अच्छा बना हुआ है डिज़ाइन। परपेचुअल सक्सेशन घूमता जा रहा है, 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 घूमता ही जा रहा है। मतलब बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। थोड़े दिनों पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी रतन टाटा जी का देहांत हो गया। तो क्या टाटा बंद हो गई? टाटा मोटर्स, टाटा पावर, पता नहीं कितनी सारी है। टाटा की वॉचेस भी आती है, ठीक है ना। पता नहीं कितनी कंपनीज है, क्या सारी बंद हो गई? नहीं। तो मेंबर तो मर चुके हैं लेकिन कंपनी वो जिंदा रहती है, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा 100 साल पुरानी कंपनी, 150 साल पुरानी कंपनी, 200 साल पुरानी कंपनी। तो कंपनी तो चलती रहती है, ठीक है ना। मेंबर मर जाते हैं, एम्प्लॉयज़ मर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आज मैं इस कंपनी का पार्ट हूँ, कल मैं दूसरी कंपनी का पार्ट बन जाऊँगी, लेकिन कंपनी तो चलती रहेगी, शापअप तो चलती रहेगी, ठीक है ना। चलिए, तो परपेचुअल सक्सेशन का यही मतलब होता है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना, क्योंकि उसको लो ने बनाया है, लो ने बनाया है इसको, ठीक है ना। तो मार मृत्यु भी कौन कर सकता है इसकी, मार कौन सकता है इसको? लो अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू हिज लाइफ। तो इसकी लाइफ को कौन बंद कर सकता है, इसकी लाइफ को कौन ख़त्म कर सकता है? लो, सिर्फ लो ही इसको ख़त्म कर सकता है। इट्स एग्जिस्टेंस, इसका जो वजूद है, ठीक है ना, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द, अफेक्ट नहीं होता बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर्स। अभी जब अनंत अंबानी जी की शादी हो रही थी तो अचानक से एक न्यूज़ में आया था कि वो क्रूज पे पार्टी कर रहे हैं और उस पर बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग जो है वो अपनी पार्टी कर रहे थे। और ऐसे ही था कि अगर वो क्रूज डूब जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का पता नहीं कितने % डूब जाएगा। इतने अरबपति करोड़पति लोग थे। लेकिन क्या रिलायंस मर जाती? नहीं, रिलायंस तो चलती रहती, कोई और पर्सन उसको संभाल लेता। तो कंपनी का जो वजूद है वो अफेक्ट नहीं होता, किससे? डेथ से या फिर इंसॉल्वेंसी से, वो अफेक्ट नहीं होता। मेंबर्स के डेथ से या मेंबर्स की इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया, कि मेरे पास कंपनी चलाने के लिए पैसा नहीं है, मैं दिवालिया घोषित हो चुका हूँ, मेरे बैंक में 1 रुपया नहीं है, ठीक है ना। मेरे बैंक अकाउंट में भले ही पैसा ना हो, कंपनी मैंने अपनी तरफ से बंद कर दी, लेकिन वो कागज पे बंद नहीं हुई है। और जब तक वो कागज पे बंद नहीं हुई इसका मतलब वो अभी भी लोग की नज़र में कंपनी है, ठीक है ना। मैंने कल कंपनी में बैठना बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी तो कंपनी है, वो चल रही है, ठीक है ना। आपने नहीं बैठना, आप किसी और को बिठा दो, नहीं बैठना, कंपनी भले ही बंद रहेगी लेकिन वो चलती रहेगी लोगों की नज़रों में, ठीक है ना। तो इंसॉल्वेंसी हो या डेथ हो मेंबर का, एग्जिस्टेंस कंपनी का अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो वही वाली लाइन दोबारा से आ रही है, मेंबर मेड आई, मेंबर मर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज गोज ऑन, कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, टिल इट इज़ वाउंड अप, जब तक कि वाउंड अप मतलब जैसे कहते नहीं थे स्कूल में कि बेटा वाइंड अप हो गया, सब कुछ वाइंड अप हो गया, अपना सारा सामान पैक करो, स्कूल की घंटी बजने वाली है, वाइंड अप करो। वैसे ही कंपनी को भी बंद किया जाता है ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। एक्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जिस अगर आपने जो पूरी नहीं की तो आपकी कंपनी को बंद किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है ना। तो मेंबर्स के मरने या जीने से जो है वो कंपनी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अब हम पढ़ते हैं एक और फीचर कंपनी का, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि लाइबिलिटी जो कंपनी की है
वो लिमिटेड है, एक सीमा के अंदर उसको लिमिट कर दिया कि भाई इस लिमिट से ज़्यादा जो है वो कंपनी की लायबिलिटी नहीं होगी। बट कंपनी की लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? अल्टीमेटली कंपनी की जो लायबिलिटी है वो मेंबर के ऊपर आएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के बारे में, ठीक है ना, कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती क्या है, ठीक है ना। हमारे देश में, मैं अभी आगे आने वाली क्लासेस में आपको दिखाऊंगी, एक एमसीए की वेबसाइट से ये एक नोटिफिकेशन निकालूंगी, एक स्टैट्स निकालूंगी जिसके अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है कि हमारे इंडिया में 90 to 95% ऑफ द कंपनीज जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। कि कंपनी को अगर आगे फ्यूचर में कभी भी देनदारी आती है तो उस केस में मेंबर की लायबिलिटी जो है वो कितनी हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम पूरे का पूरा इधर पढ़ेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे अदानी जी है और ये कंपनी की कुछ लायबिलिटी है, जैसे टैक्स, क्रेडिटर्स, लॉ सूट्स, ये बिजनेस वर्ड्स की कुछ चैलेंजेस है, कुछ उधारी है, ठीक है। और ये बेलिफ्स क्या होते हैं? ये वो ऑफिसर्स होते हैं जिनको कंपनी की उधारी को रिकवर करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो कंपनी की ये सारी की सारी जो है वो उधारी है, ये कंपनी की सारी लायबिलिटीज है, ठीक है। और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या काम करती है कि अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी हो तो जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनके ऊपर की जो लायबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है ना। अभी आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा क्या यार ये बार बार एक ही चीज़ हो जा रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, ठीक है। पढ़ते पढ़ते हम इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या होता है, इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी हो, मतलब कंपनी की जो भी लायबिलिटी है अगर वो लिमिटेड हो, तो उसके अंदर क्या होता है, द डेप्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो भी उधारी होती है, डू नॉट बिकम द डेप्ट ऑफ द शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर की उधारी नहीं बनती है। लेट सपोज कि कंपनी के ऊपर, मैंने अभी अदानी जी का एग्जांपल लिया था तो मैं अदानी पावर लिमिटेड का ही एग्जांपल लेती हूँ। अदानी पावर लिमिटेड फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर 100 करोड़ रुपए की देनदारी है। तो द डेप्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऊपर कितनी उधारी है? 100 करोड़ की। डू नॉट बिकम द डेप्ट ऑफ द शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर की देनदारी नहीं है, ठीक है ना। तो ये अदानी जी है, अदानी इस कंपनी के शेयर होल्डर है। तो ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन ये कहती है कि जो कंपनी के डेप्ट है वो शेयर होल्डर्स के डेप्ट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आगे कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स की क्या लायबिलिटी है, मतलब अदानी जी की लायबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि अदानी जी कहेंगे देखो मैं नहीं देता, मैं 1 रुपया तक नहीं देता, नहीं, अदानी जी को देना पड़ेगा। और कितना देना पड़ेगा? ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। सबसे पहले तो ये देखते हैं ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैं जो है मेरे पास अदानी के जो है लेट्स सपोज 100 शेयर्स है, अदानी पावर लिमिटेड के मेरे पास 100, और अदानी पावर लिमिटेड के एक शेयर की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी हो गई? 100 रुपये का शेयर, 100 शेयर है और 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू है, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी होगी? 1000 रुपये, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल लेके चलती हूँ, अदानी जी को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे द डेप्ट ऑफ द कंपनी डू डोंट बिकम द डेप्ट ऑफ द शेयर होल्डर, मेरे पास कंपनी के 100 शेयर्स है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो 100 करोड़ मुझे देने हैं। मैं कहाँ से लाऊंगी 100 करोड़ रुपए? मैंने तो अपनी जिंदगी में 1 करोड़ भी नहीं देखा, तो मैं तो भाई हाथ खड़े कर दूंगी कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। लेकिन कंपनी कहती है कि नहीं, अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी है तो आपको भी देनदारी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स की जो लायबिलिटी है कंपनी के केस में इज लिमिटेड टू, कितनी देनी पड़ेगी मुझे? टू द एक्सटेंट ऑफ, किस हद तक देनी पड़ेगी? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, जितने भी आपने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं उसकी अगर नॉमिनल वैल्यू निकाले तो उतने रुपए की आपकी देनदारी बनती है। इसका मतलब कि मेरे पास अगर अदानी पावर लिमिटेड के 100 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो मेरे पास है वो 1000 रुपए है। तो मैं कहूँगी देखो जी, अदानी पावर लिमिटेड के जितने भी क्रेडिटर्स है, जितने भी बेलिफ्स है, सबको मैं बोलूँ कि देखो मैं 100 करोड़ नहीं पे कर सकती, क्योंकि पहली बात मेरे पास इतना नहीं है।
दूसरी बात, हमारी जो कंपनी है वो लिमिटेड लायबिलिटी है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर कभी भी देनदारी आती है तो उस केस में मेंबर जो है वो उतना ही पे करेगा जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू है। इसका मतलब मैं 100 करोड़ में से सिर्फ 1000 रुपये ही पे करूँगी, इससे ऊपर की मेरी देनदारी नहीं बनती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक तरीके से मेंबर्स को प्रिवेंट करती है ज़्यादा पे करने से, और कहीं ना कहीं ये मेंबर्स को प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है तो उस केस में कंपनी की सारी देनदारी मेंबर्स की नहीं होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी के केस में अभी आपको दिख गया होगा यार, अनलिमिटेड कंपनी मतलब इसमें तो कोई सीमा ही नहीं दायर कर रखी कि अगर कंपनी के 100 करोड़ रुपए की देनदारी है तो मेरे ऊपर भी 100 करोड़ रुपए की देनदारी है। क्यों? क्योंकि कंपनी अनलिमिटेड है, इसलिए मेरी लायबिलिटी की कोई सीमा नहीं है। ठीक है ना, तो द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। तो मैं वहां पे बोल नहीं सकते, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी के केस में मैंने बोल दिया था कि देखो मैं तो 1000 रुपये पे करूंगी, लेकिन इस केस में मेरी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। मेरे पास 100 करोड़ भले ही ना हो, लेकिन मेरी पर्सनल एसेट्स, मेरी घड़ी, मेरी गाड़ी सब बिक सकती है। ठीक है ना, अनलिमिटेड कंपनी बनाई जाती है, कुछ स्पेसिफिक केसेस में बनाई जाती है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में, आगे आने वाली क्लासेस में कवर करें। एंड द थर्ड वन इज कंपनी इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी के केस आप लोगों ने अपने डेली बेसिस पे एग्जांपल देखे होंगे कि भाई मैं तेरे को गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि कोई भी दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है ना, मान लो मैं कुछ अपने फ्रेंड को सामान दिलवाने गया, तो उसने सामान खरीद लिया, लेकिन मैंने कहा कि भाई उसने सामान खरीद लिया लेकिन उसने जो है वो 50% की पेमेंट, तो मैंने दुकानदार को कहा भाई तू मेरे को जानता है, ठीक है ना, तू इसको सामान दे दे, बाकी जो 50% है अगर उसने ना दिए तो मैं दे दूँ। इसका मतलब कि मैंने उस पर्सन की गारंटी ली। ठीक है ना, कंपनी के केस में क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कि यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं वो एक गारंटी दे देते हैं। जब कंपनी बनाई जाती है तो मेंबर्स की एक गारंटी फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, द मेंबर्स आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटेड बाय देम। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, बड़ी सुंदर सी लाइन लिखी हुई है, द मेंबर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, द मेंबर्स आर लाइबल, मैं कितनी लाइबल हूँ, कितनी मेरी लाइबिलिटी बनती है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, उतनी ही लाइबिलिटी बनती है, किस अमाउंट की, उतनी ही अमाउंट की लाइबिलिटी बनती है जितनी की मैंने गारंटेड की है, गारंटेड बाय देम, जितनी की मैंने गारंटी दी है कि भाई मैं इतनी ही लाइबिलिटी पे करूँगी। एंड दैट टू ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। ठीक है ना, जब कंपनी जो है वो लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का, तो उस केस में जब कंपनी को अपनी सारी की सारी देनदारी देनी होती है, तो उस केस में कंपनी मेरे पास आई, कंपनी मेरे पास कहती है कि मेंबर जी हमारे ऊपर ना 100 करोड़ रुपए की देनदारी है, प्लीज़ आप दे दीजिए। मैंने कहा नहीं कंपनी रुको, आप जब जो हमारी ये कंपनी है, आप जो हो वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो। इसका मतलब कि मैंने जब मेंबर बनना स्वीकार किया तो मैंने एक गारंटी दी थी कि मैं इतना ही अमाउंट पे करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 1 करोड़ रुपए की गारंटी दी थी कि हाँ भाई कभी भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उस केस में मैं 1 करोड़ पे करूँगा। तो कंपनी जी सॉरी, मैं तो आपको 100 करोड़ रुपए नहीं पे कर सकती हूँ, मैं आपके देनदारों को 100 करोड़ रुपए नहीं पे कर सकती हूँ, मैंने 1 करोड़ रुपए की गारंटी ली थी और मैं 1 करोड़ रुपए ही पे करूँगी आपके देनदारों को। ठीक है ना, कंपनी जी कहते हैं बाकी के पैसे कौन पे करेगा। मैंने कहा देखो जी कंपनी जी, आपके चाहे पैसे जो मर्जी पे करे, मैंने तो गारंटी जितने की दी थी मैं तो उतना ही पे करूँगा, इससे ज़्यादा मैं पे नहीं करने वाला हूँ। तो दिस इज़ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो यहाँ पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी 3 तरीके की कंपनी पढ़ी। वन इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेकेंड वन इज अनलिमिटेड कंपनी, एंड थर्ड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी जो है जब उसके ऊपर देनदारी होती है, तो जब वो अपने मेंबर से पैसा मांगने जाते हैं कि मेंबर पैसा दे दो, तो मेंबर कहते हैं कि नहीं, हम कितने लाइबिलिटी पे करेंगे, हम उतनी ही लाइबिलिटी पे करेंगे जितने हमारे पास शेयर्स है और उसकी फेस वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतनी हमारी देनदारी बनती है, इससे ज़्यादा हम पे नहीं करेंगे। अनलिमिटेड कंपनी के केस में जब कंपनी पैसा मांगने जाती है अपने मेंबर से कि कंपनी कहती है मेंबर हमें पैसा दे दो,
तो मेंबर बोल नहीं सकते कि भाई हम इतना ही पे करेंगे, नहीं, अनलिमिटेड कंपनी है तो कंपनी की जितनी देनदारी बनती है आपसे जितना निकलवा सकते हैं हम उतना निकलवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जब मेंबर जो है वो एक कंपनी का मेंबर बनता है, एक पर्सन जो है वो कंपनी का मेंबर जब बनता है तो वो एक गारंटी देता है कि भाई मैं इतना अमाउंट ही पे करूँगा, और वो अमाउंट भी मैं तब पे करूँगा जब कंपनी लिक्विडेट हो रही हो, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन सील, कॉमन सील हम पढ़ेंगे। कॉमन सील साफ साफ पता लग रहा है जी, कंपनी की स्टैंप, ठीक है ना। तो कंपनी जो भी काम करते हैं, जैसे आप मेरे से कुछ बोलोगे तो मैं अपने साइन करूँगी, ठीक है ना। अब कंपनी एक नेचुरल पर्सन तो है नहीं जो अपने साइन करेगा, अब रिलायंस है तो है नहीं कि जो अपने साइन करेगा, नहीं, वो अपनी स्टैंप लगाएगा रिलायंस की, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं कॉमन सील, ठीक है। इट इज़ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। इट इज अफिक्स्ड बाय द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज लगाते हैं, मेंबर्स नहीं, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज लगाते हैं ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर ये लगाया जाता है। एंड इट इज यूज्ड बाय द कंपनी, और ये कंपनी कब यूज करती है, एज अ सिंबल, किस चीज़ का सिंबल, ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, कि कंपनी बनाई गई है। अब क्या हुआ कि मैं अगर मान लो अपनी स्टैंप लगा रही हूँ सीए दीपिका बंसल की, इसका क्या मतलब कि आईसीआई ने मुझे बनाया है और मैं इस चीज़ का प्रूफ कर रही हूँ स्टैंप डाल के कि भाई मैं सीए दीपिका बंसल हूँ। अगर मैं सिर्फ दीपिका बंसल होती तो मैं स्टैंप नहीं लगा सकती थी, मेरी स्टैंप की कोई वैल्यू ही नहीं होती। लेकिन ये आई हैव द डिग्री, वैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया गया, कंपनी को बनाया गया है, तो वो दिखाएगी भी तो सही, देखो हम बने हुए हैं। तो किसके थ्रू दिखाएगी, स्टैंप के थ्रू दिखाएगी, दैट इज कॉमन सील के थ्रू बनाएगी, दिखाएगी अपने आप को, ठीक है ना। लेकिन फिर आगे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, ऐसा तो नहीं कि कंपनीज एक्ट 2013 बन गई तो बन गई, उसके बाद अमेंडमेंट नहीं हुए, अमेंडमेंट तो होते रहते हैं, अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में चेंजेस हुए, और उन चेंजेस ने क्या बोला, कॉमन सील के बारे में बोला कि कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया है, आपने लगानी है लगाओ, नहीं लगानी ना लगाओ स्टैम्प, ओके। सो एज टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब उन्होंने कोई दूसरा तरीका दिया है, किस चीज़ का दूसरा तरीका, मोड ऑफ अथोराइजेशन, अथोराइजेशन के लिए, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि भाई अगर अथोराइजेशन मतलब एक रूल बना दिया गया है, ठीक है ना। मान लो कि मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, मैं मम्मी के पास गई, मैंने मम्मी को कहा, मम्मी हमने दोनों ने केस बताया मम्मी को, मम्मी ने अपनी जजमेंट पास कर दी कि भाई भाई सही है। मैंने कहा ऐसे कैसे सही है भाई, मैं पापा के पास गई, पापा को मैंने बोला कि भाई पापा जो है भाई ऐसा ऐसे केस हुआ था, ठीक है, तो अब बताओ गलती किसकी, तो पापा ने गलती भाई की कर दी और एक अथोराइजेशन दे दी कि अब दीपिका जो भी मांगेगी वो दीपिका को दिया जाएगा इस घर में, ठीक है ना। पापा ने एक अथोराइजेशन दे दी मुझे, ठीक है ना, तो अब मेरे को कोई मना नहीं कर सकता। वैसे ही कंपनीज जो है, पापा ने स्टैंप लगा दी, अब पापा जो है वो स्टैंप, तो पापा ने अभी क्या कहते हैं ऑप्शनल हो गई स्टैंप, ठीक है ना। तो पापा ने दूसरा तरीका दिया अथोराइजेशन का कि आगे से जब भी दीपिका कुछ मांगे तो मेरी अथॉरिटी है, ठीक है ना, और मैं साइन करके दे दूंगा, मैं अपना स्टैंप नहीं लगा सकता लेकिन मैं साइन करके दूंगा, लेकिन वो साइन कौन करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने एक दूसरा तरीका दिया है अथोराइजेशन का, अप्रूवल का, उन कंपनीज को जो कि कॉमन सील को यूज नहीं करना चाहती है, ऑप्ट नॉट टू हैव अ कॉमन सील, ऑप्ट कि हम नहीं करेंगे कॉमन सील का यूज़। तो कौन कौन सी ऐसी क्या क्या केस है, इन केस अ कंपनी डजेंट हैव अ कॉमन सील, अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो अथोराइजेशन कैसे होगी, शेल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स, तो 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 डायरेक्टर्स अपनी अप्रूवल देंगे, साइन करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, और वो अथोराइजेशन है। या फिर अगर 2 डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, मान लो मेरे सारे के सारे डायरेक्टर घूमने गए हुए, एक डायरेक्टर बचा हुआ है, तो वो डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी दोनों मिलकर अथोराइजेशन देंगे और अथोराइज हो जाएगा वो। मैंने रिलायंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अब स्टैम्प तो यूज़ करते नहीं रिलायंस, लेट सपोज कॉमन सील यूज़ नहीं करती है, तो डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ने साइन कर दिया, या फिर 2 डायरेक्टर ने साइन कर दिया और मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया और मैं रिलायंस की एम्प्लॉई बन गई, ठीक है ना। समझ में आएगा कॉमन सील, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना। अब हम एक लाइन के ऊपर पढ़ेंगे, जो कि मैंने कहा था कि हम उस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं उस लाइन के ऊपर जा रही हूँ और वो लाइन ये थी कि द डायरेक्टर्स कैन ऑथेंटिकेट, डायरेक्टर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ऑथराइजेशन दे सकते हैं सभी के सभी फॉर्मल एक्ट्स को, फॉर्मल एक्ट मतलब सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को, आइदर थ्रू देयर ओन, या तो वो अपने साइन कर दे, ठीक है ना, या फिर थ्रू द कॉमन सील, या फिर स्टैंप लगा दे,
ठीक है ना, दोनों के थ्रू वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, फॉर्मल एक्ट, ठीक है ना। अब हम कंपनी की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं जो कि मैंने छोड़ी थी, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कंपनी वो होती है जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आर्टिफिशियल यहाँ पे लीगल लिख लीजिएगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, ठीक है ना, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी एक अलग ही वजूद होता है, इसमें जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, कंपनी चलती रहती है और इसकी एक प्रॉपर स्टैंप होती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आज हमारी वीडियो का अंत होता है, ठीक है। आई होप कि आपको सारे के सारे टॉपिक समझ में आए हो, लेकिन मैं दोबारा से एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि जब आप इस वीडियो को देखोगे तब आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स लिए हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद 2-3 घंटे के बाद आप इस वीडियो में जो भी आपने लिखा है, जो PDF नोट्स आपके डाउनलोडेड है, उनको पढ़ना खुद से शांति से, आपके कमरे में सिर्फ आप और आपकी किताब होनी चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए, उनके साथ कभी तन्हाई में बैठ के देखिए अपनी किताबों के साथ, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा, एक एक चीज़ ना सीधा दिमाग में घुसेगी, ठीक है ना। मैं अपने सभी बच्चों को कहती हूँ सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना तो आपको एक एक चीज़ समझ में भी आती है और वो याद भी रहती है, ठीक है ना। तो आपने जो जो मैंने लिखवाया वो लिखना है, ठीक है ना, अपने प्रॉपर नोट्स के अंदर लिखना है तो नोट्स के अंदर लिखिए, एनोटेशन के साथ डाउनलोड करना है तो एनोटेशन के साथ डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उस नोटबुक पे अपना सब कुछ लिखिए, ठीक है ना। और याद ज़रूर कीजिएगा, रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लो की अपनी एक लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आपको MCA का टूर करवाएंगे, MCA वेबसाइट का टूर करवाएंगे। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, ये जो कंपनी एक्ट दिया है तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है और उसमें कौन कौन से फॉर्म्स है जिसको भरना होता है, उस सब का ब्यौरा जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।